जय हिंद साथियों, मैं बलजीत कुमार आप सभी को हार्दिक स्वागत RS एकेडमी 24H पे। मैं आज राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 सत्ता की साझेदारी को जो है बेसिक लेवल से हम शुरू कर रहे हैं। वैसे विद्यार्थी जो 10th क्लास में हैं और बेसिक लेवल से तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तो आज तो हम लोग सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें 9th क्लास के भी बच्चे होंगे तो उससे भी जुड़े रहें और उसका भी वीडियो जल्द ही इस पे आएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे सत्ता। तो सत्ता का मतलब क्या होता है? सत्ता का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। इंग्लिश में बोले तो पावर। क्या होता है? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। इंग्लिश में बोले तो पावर। ठीक है। और जिसके पास, जैसे हम लोग घर में भी देखते हैं तो पापा है ना, घर में पापा, ठीक है, पापा होते हैं, ठीक है, मम्मी है ना। तो किसी किसी के घर में पापा का भी पावर होता है। उस घर का जो है शक्ति जो होता है हर एक काम का डिसीजन करने का पापा के पास भी होता है, और किसी के घर में मम्मी के पास भी होता है। तो यही होता है सत्ता, यानी यही होता है पावर। इसी तरह जो है देश स्तर पे भी होता है। तो इसके बाद जो है साझेदारी यानी शेयरिंग। क्या? इंग्लिश में बोले तो शेयरिंग। जैसे इस क्लास में अगर मानते हैं कि इस क्लास में अगर हम लेते हैं, इसमें बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। तो मान लेते हैं कि इसमें 15 बॉयज हैं और 10 लड़कियां हैं। तो अगर हम इसमें से किसी एक को जो है बिना चुनाव पर मॉनिटर बना देते हैं, क्लास का मॉनिटर है ना, क्लास का मॉनिटर अगर हम बना देते हैं, ठीक है, तो अगर मॉनिटर बना देते हैं तो वह बच्चा, एक बच्चा जो है इस पूरे क्लास का, 10th क्लास के पूरे क्लास का, वो जो है उसके पास पावर चला जाएगा। तो वो जो है अगर मनमानी करने लगेगा तो आप ही बताइए कि अगर जो लड़कियां हैं उनके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी, है ना। तो लड़की को भी, लोकतंत्र में वही तो है कि लोकतंत्र में जो है आप बोलिएगा कि साझेदारी, तो साझेदारी करने से जो है चीजें घट जाएगी। तो ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में जो है साझेदारी करने से कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे प्यार है ना, और भी चीजें जो हैं जो उसको अधिक करने से बढ़ता है। जितना उसको जो साझेदारी कीजिएगा तो वो बढ़ेगा। तो उसी तरह से तो लड़कियों के साथ यहाँ पे नाइंसाफी हो रही है। तो लड़की का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला है नहीं, और लड़का पक्ष का जो है मोनेटर बन गया। तो जब मोनेटर बन गया तो लड़का के बारे में ही वो अपना जो है मुद्दा उठा रहा है, ठीक है। और लड़कियों, तो लड़की के साथ यहाँ पे भेदभाव हो रहा है। तो अब लड़की के साथ भेदभाव हो रहा है तो लड़की भी आवाज उठाई कि नहीं सर, हम लोगों को भी जो है एक मोनेटर रखिए। तो यहाँ पे एक बार फिर से टीचर ने एक लड़की को भी मॉनिटर, है ना, लड़की को भी मॉनिटर चुन लिया। तो यही होता है साझेदारी। तो आप लोग को उम्मीद करता होंगे कि इस चीज को आप लोगों को समझ में आया होगा कि जैसे लड़की को भी मॉनिटर बना दिए तो अब दोनों का क्या हो गया? साझेदारी हो गया। दोनों का क्या हो गया? साझेदारी हो गया कि एक लड़का में भी मॉनिटर हो गया और एक लड़की में भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे परिभाषा में हम लोग देखते हैं कि देखिए परिभाषा में कि जब किसी शासन व्यवस्था में, है ना, हर सामाजिक समूह, क्या, हर सामाजिक समूह और
समुदाय भागीदार सरकार में होती है तो इसे साझेदारी कहते हैं। हर सामाजिक समूह है ना, जैसे आप मान के चलिए कि कोई झारखंड से है, ठीक है, कोई झारखंड से है और वो जो है चला गया केरला में, ठीक है, तो केरला का भाषा कुछ और है, ठीक है, यहाँ का जो भाषा है वो कुछ और है ना, और झारखंड का भी भाषा अलग है, जैसे संथाली वगैरह भी है ना, तो इसका भाषा और इसका भाषा अलग है, झारखंड का भी अलग है। लेकिन जब केरला में गया और झारखंड का आदमी मिला वहां पे, है ना, तो उसकी भाषा सेम लगी। झारखंड का जो व्यक्ति है तो केरला में जो गया तो झारखंड का व्यक्ति जो है मिला केरला में झारखंड का व्यक्ति से, तो उसको जो है अपना जो है सामाजिक उसको समूह मिल गया, है ना। इसी तरह से अगर आप कहीं मेला में जाते हैं तो अपना दोस्त को पाते हैं, अपना वह बैचमेट है, तो आपको वही है सामाजिक समूह, है ना, सामाजिक समूह और समुदाय भागीदारी, ठीक है। तो अब जो है इसमें बेसिकली हम लोग दो देश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक है बेल्जियम, ठीक है, और दूसरा है श्रीलंका। तो देखिए इस अध्याय में हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए इस अध्याय में बेल्जियम की संरचना, ठीक है, बेल्जियम की संरचना, श्रीलंका की कहानी, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, बेल्जियम की साझेदारी, है ना, और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरत है ना, सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है, ये सब जो है हम लोग इसमें टॉपिक में पढ़ेंगे एक एक करके, है ना। श्रीलंका की कहानी पढ़ेंगे, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में, बेल्जियम के समझदारी के बारे में, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है इसके बारे में, और सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है इसके बारे में हम लोग बारी बारी से करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए एक मैप के माध्यम से आप जब देखिएगा तो देखिए यहाँ पे इंडिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंडिया है और इसके नीचे जो है आप देखिएगा एक छोटा सा नीचे है वो श्रीलंका है, ठीक है। और यहाँ पे आप मैप को एज्यूम कर सकते हैं, थोड़ा मैप उतना फ्रेश नहीं आ रहा है, एक यूरोप का देश है बेल्जियम। कौन देश है? बेल्जियम है। इसी के बारे में जो है हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे यूरोप है, आप देखिएगा तो यहाँ पे यूरोप आपको मिलेगा और ये है बेल्जियम, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले देखते हैं, देखिए बेल्जियम। तो हम लोग बेल्जियम के बारे में देखेंगे कि बेल्जियम ने किस तरह से, ठीक है, बेल्जियम के देखिए बेल्जियम की जातीय संरचना, ठीक है। तो जब आप देखिएगा तो बेल्जियम जो है बेल्जियम की जातीय संरचना में यह आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। यह आबादी जो है बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है और बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसके जो है आप इससे जुड़े हुए जो देश हैं, इसके जब आप देखिएगा तो फ्रांस है, ठीक है, जर्मनी है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग है, ठीक है। तो इसको जो है याद करने का आप देखिएगा कि 2 देश इसी में है, ठीक है। पहला है जब आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ज आ रहा है, तो ज से जर्मनी हो गया, ठीक है, और यहाँ देखिए म है यानी लग्जमबर्ग, 2 गो हो गया और 2 गो आपको याद कर लेना पड़ेगा। एक फ्रांस है और जर्मनी, नीदरलैंड है ना। जर्मनी तो ज है तो ज से जर्मनी हो गया और इसके बाद जो है यहाँ पे म है तो लग्जमबर्ग हो गया और नीदरलैंड फ्रांस, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जब आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है बेल्जियम में इस तरह की समस्याएं हैं। यहाँ पे जातीय संरचना के बारे में हम लोग देखेंगे तो 59%, कितना 59% जो है डच भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। और वो जो है फ्लेमिश इलाके में रहता है। कहाँ पे रहते हैं? फ्लेमिश इलाका है, वहां पे 59%।
जब आप इस मैप को जरा देखिए, मैप को देखिएगा तो येलो वाला भाग में, किधर येलो वाला भाग में देखिएगा तो आपको जो है थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं कलर, येलो में, येलो से लिखने से थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, तो आप देखिए 59%, यहाँ देखिए येलो वाला भाग में तो 59% कौन बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। और ये जो है फ्लेमिश इलाका है। ये कौन सा इलाका है? फ्लेमिश इलाका है। ये कौन सा इलाका है? फ्लेमिश इलाका है। अब देखिए आप यहाँ देखिए 40% क्या बाबू? 40% जो है, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। आप देखिएगा फ्रेंच, ये देखिए रेड वाला भाग जो है, आप ये जो है यहाँ पे 40%, कितना बाबू? 40% जो है फ्रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और ये जो है इसका क्षेत्र जो है वैलून है। कौन है? वैलून क्षेत्र है ना? वैलून क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? वैलून क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है ये फ्लेमिश है। ये क्या है? ये जो है फ्लेमिश है। कौन सा क्षेत्र है? ये फ्लेमिश है। ठीक है। अब देखिए 1% आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है इधर वाला भाग, यहाँ ये यहाँ पे देखिएगा तो जर्मन है। ये क्या बोलते हैं? 1%। कितना फीसदी बाबू? 1% लोग जो है वो जर्मन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मन बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। ठीक है। दूसरी चीज, यह जो है फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग से इसका सीमा लगता है। ठीक है। और क्या पढ़े हम लोग कि डच भाषा, 59% डच भाषा बोलते हैं और वो फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। और 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और वो वैलून क्षेत्र में रहते हैं। और 1% लोग जो हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं? 1% जो है वो जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए आप राजधानी की बात करें, है ना, तो राजधानी में आप क्या देख सकते हैं? ठीक है। आप देखिए राजधानी में आइए, बेल्जियम की राजधानी में। तो जब बेल्जियम की राजधानी में आइएगा तो ये छोटा सा आपका येलो भाग में यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 80% लोग, कितना लोग? 80% यानी 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। कौन भाषा बोलते हैं बाबू? फ्रेंच भाषा बोलते हैं, है ना। और 20% लोग जो है ये जो है राजधानी की बात हम लोग कर रहे हैं, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। वो हम लोग पूरे देख रहे थे 59% डच भाषा बोलते हैं और फ्लेमिश इलाके में रहते हैं। 40% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं। तो आप यहाँ से देखिएगा तो जब 59 और 40, 59-40 कितना हो जाएगा? ठीक है, 99% तो हो गया। और 1% लोग जो है वो जर्मन बोलते हैं। 1% क्या बोलते हैं बाबू? 1% लोग जो है 1%, तो 1% लोग जो जर्मन बोलते हैं, तो टोटल 100% हो गया। लेकिन अब हम लोग, ठीक है बाबू, अब हम लोग देखते हैं राजधानी में। कहाँ? राजधानी में जब आप देखिएगा, ठीक है बाबू, आप जब राजधानी में देखिएगा तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। कहाँ है बाबू? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और जब आप ब्रुसेल्स में आइएगा तो 80% जो है फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो है ना, ब्रुसेल्स, है ना, 20% लोग जो है डच बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं बाबू? डच बोलते हैं। 80% फ्रेंच और 20% डच भाषा बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये बातें होती हैं कि आप समझ लीजिए कि जो अल्पसंख्यक भाषी, क्या अल्पसंख्यक भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध थे। क्या थे? समृद्ध और ताकतवर थे। समृद्ध का मतलब होता है धनी, है ना, जिसके पास ज्यादा धन संपत्ति होता है। ठीक है। तो वो क्या होते हैं? तुलनात्मक रूप से जो है वो समृद्ध हैं और ताकतवर रहे। क्या रहे? ताकतवर रहे। लेकिन हुआ ये कि आप समझिए कि जनसंख्या में कम है। ठीक है। आप देख रहे होंगे राजधानी में कि डच लोग जनसंख्या में कम है लेकिन ताकतवर ज्यादा है और समृद्ध भी है। लेकिन अब देखिए इसके चलते बेल्जियम में क्या हुआ
ठीक है। इसके चलते बेल्जियम में क्या हुआ कि 1950 या बाबू 1950 से 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। तो आप समझ रहे हैं बाबू कि कहीं भी तनाव कब बढ़ता है। देखिए हम इसीलिए तो बोले कि लोकतंत्र में पावर शेयरिंग जरूरी है। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगा, आप देख सकते हैं कि भारत जो है आप समझ सकते हैं कि चाइना के बाद भारत का ही आता है आबादी में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार 3 स्तरों पर बांटा गया है। यानी यहाँ पे सत्ता की साझेदारी है, पावर शेयरिंग है। लेकिन बेल्जियम में भी क्या हुआ कि वहां 1950 से 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समुदायों के बीच क्या हुआ, तनाव बढ़ा। और ऑब्वियसली किसी के तनाव तो बढ़ेगा ही, क्योंकि अगर किसी को आप ज्यादा ताकतवर दिखाइएगा, किसी को समृद्ध बनाइएगा और दूसरे को जो है कमजोर कीजिएगा, तो ऑब्वियसली है कि वहां पे तनाव तो बढ़ेगा ही। ठीक है, अब आगे देखिए बाबू, अगला स्लाइड हम लोग लेते हैं। तो इसमें देखिए बेल्जियम के बारे में तो हम लोग देख लिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग श्रीलंका के बारे में आते हैं। श्रीलंका हम लोग मैप में देखे थे, श्रीलंका कहाँ था, भारत के जस्ट नीचे आप जब देखिएगा तो ये जो है इलाका है, समुद्र से लगा हुआ देश है श्रीलंका। अब श्रीलंका की कहानी देखिए, यह जो है आबादी में 2 करोड़ है। कितना करोड़ है बाबू, 2 करोड़ है। कितना करोड़ है, 2 करोड़ है। और श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, ये द्वीप से घिरा हुआ देश है, द्वीपीय देश है, जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर के दूर पे है। जब आप दक्षिण में जाइएगा भारत के, तो वहां पे दक्षिण से कुछ किलोमीटर दूर पे जो है श्रीलंका है, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसमें हम लोगों को बात क्या करना है, ठीक है, कि वहां पे जो है सबसे प्रमुख जाति समूह में सिहली। कौन बाबू, सिहली। देखिए यहाँ प्रतिशत छूट गया है, आप प्रतिशत डाल लीजिए, फीसदी प्रतिशत ही होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 74% लोग जो है वो सिहली भाषा बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सिहली बहुसंख्यक में आ जाएगा। जिसकी संख्याएं ज्यादा होती है ना, वो बहुसंख्यक में आता है, बहुल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो 74% आप समझ ही सकते हैं। और यहाँ पे श्रीलंका में जो है तमिलों की संख्या 18% थी। तमिलों की संख्या कितनी थी बाबू, 18% थी, है ना। और तमिल में भी आप इसको ध्यान रखिएगा कि तमिल में भी देखिएगा तो तमिल में 18% लोग हैं। कितना है, 18% जो है तमिल में। और इसमें भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है 2 टाइप से है, ठीक है। 13% जो है, क्या 13% जो यहाँ पे स्लाइड में थोड़ा गलती हो गया है, ठीक है। तो तमिल जो है वहां पे श्रीलंकाई तमिल जो है वो 13% है। और 5% जो है ना, जब आप 5% देखिएगा तो हिंदू लोग हैं। क्या है, हिंदू है। क्या बाबू, हिंदू है। थोड़ा स्लाइड में मिसप्रिंट हो गया है, तो इसको थोड़ा देख लीजिए, है ना। तो यहाँ से जब आप देखिएगा बाबू, तो 13% जो लोग हैं वो वहाँ के श्रीलंकाई तमिल है। और 5% जो लोग हैं, है ना, वो हिंदू है। कौन है, हिंदू। कौन है, हिंदू। तो टोटल 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना। 13 5 18 हो गया, है ना। और बाकी जो है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 74% और 18%, तो कितना हो गया, इधर जब देखिएगा तो 18, ठीक है, 92। कितना प्रतिशत होता है बाबू, जब ये दोनों को आप काउंट कीजिएगा तो 92% आएगा, ठीक है। तो इसमें से जो शेष जो बच रहे हैं बाबू, शेष जो बच रहे हैं, तो शेष जो बच रहे हैं वो शेष जो है 7% तमिल और सिहली दोनों है। 7% कौन है, दोनों है। अब बोलिएगा कि सर 92 और 7 हो जाता है 99, तो 1% जो है, 1% बाबू, 1% लोग जो है ईसाई है। कौन है, ईसाई है। जरा इसको भी आप देख लीजिएगा, यहाँ स्लाइड में थोड़ा तमिल 18% और यहाँ भी 18% हो गया था, और मिसप्रिंट है, ठीक है। तो इसमें से तमिल जो है, श्रीलंकाई तमिल जो है वो 13% या 5% हिंदू जो थे, ठीक है। अब देखिए
अब देखिए अगला स्लाइड हम लोग लेते हैं। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना। हम लोगों ने क्या देखा, श्रीलंका की कहानी में आबादी करीब जो है 2 करोड़ है, ठीक है, 2 करोड़ है ना। यह एक द्वीपीय देश है, ठीक है, जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर दूर पे स्थित है ना। यहाँ पे हम लोग देख ले श्रीलंका बहुसंख्यकवाद है ना, बहुसंख्यक में है, 74% है। तमिल टोटल मिलाकर के 18 है, लेकिन तमिल 18 में आप समझ सकते हैं कि तमिल जो श्रीलंकाई तमिल है, क्या बाबू, ये जो है, ये जो श्रीलंकाई तमिल है, कौन है बाबू, श्रीलंकाई है ना। श्रीलंकाई तमिल जो है बोलने वाले 13% है, और 5% जो है वो जो हिंदुस्तान से गए हुए थे उन लोगों का है, ठीक है। तो आप देखिए, और शेष जो है 7% लोग जो है ईसाई है, कौन है, ईसाई है, जिसमें तमिल और सिंहली दोनों है, और 1% लोग ईसाई है, ठीक है। अब देखिए आगे थोड़ा देखिए, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। यहाँ से देखिए नेक्स्ट स्लाइड जब आप लेते हैं, यह देखिए, तो श्रीलंका बहुसंख्यकवाद है, ठीक है। अब देखिए श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था, आप देख सकते हैं 1948 में स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। श्रीलंका जो है 1948 में, क्या 1948 में स्वतंत्र देश के रूप में उभरा, और सिंहली समुदाय है ना, सिंहली समुदाय जो है बहुमत में था, इसलिए उन्होंने सरकार बना ली, है ना। आप ऐसे भी जानते हैं कि लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, जिसका बहुमत होता है उसका सरकार बनता है। तो आप देखिए सिंहली लोग, तो आप देखें पिछले स्लाइड में हम लोग देखे थे कि 74% लोग क्या थे, सिंहली थे। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब सिंहली लोग 74% है तो सरकार भी सिंहली लोग का ही बनेगा, है ना। अब देखिए सिंहली को, अब वहां से मुद्दा का क्या खड़ा होता है कि आप देखिए सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, आप समझ सकते हैं। और विश्वविद्यालयों में, है ना, और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चली, है ना। आप ही बताइए कि एक जो है बहुसंख्यकवाद है, वो मनमानी ढंग से क्या कर रहा है, सिंहली लोग की राजभाषा घोषित कर दिए लोग, है ना। वहां के जो भी नेता लोग सिंहली थे उन्होंने क्या किया, राजभाषा घोषित कर दिया, और विश्वविद्यालय सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दे दी। तो आप समझ सकते हैं कि भाई वहां तो तमिल लोग भी तो थे जो श्रीलंकाई तमिल थे, और सिंहलियों को ज्यादा वहां पे दिया जा रहा था। तो आप ही सोच सकते हैं कि जब ऐसा होगा तो उस जगह कोई भी रहेगा तो वहां तो भाई मांग उठेगा ही। तो अब तमिलों ने क्या मांग किया, अब देखिए जरा तमिल का भी, तो तमिल का भी मांग तो होगा ही। जैसे हम लड़का लड़की का एग्जाम्पल देकर के समझाए थे कि एक लड़की का लड़कों का हम मॉनिटर बना दिए थे, और वो अपना प्रतिनिधित्व कर रहा था, अपने बातों को जो है क्लास की बातों को बता रहा था, और लड़की के जो है बातों को नहीं कह रहा था, और उसकी जो समस्याएं थी उनको नहीं बता रहा था। उसी तरह यहाँ भी हुआ, सिंहली लोग भी क्या कर रहा था बाबू, तो सिंहली लोग जो है नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता मिल रही थी, है ना, राजभाषा घोषित कर दिया। तो आप समझ सकते हैं, तो तमिलों का तो भी मांग होगा। तो तमिलों ने क्या किया, श्रीलंकाई तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई, क्या करी, उन्होंने अपना राजनीतिक पार्टी बनाई, और तमिल को राजभाषा बनाने और क्षेत्रीय स्वायत्तता, है ना, अपना अधिकार जो ले सकता है उसी को बोलते हैं, है ना, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग के लेकर क्या किया, संघर्ष किया। क्या किया बाबू, संघर्ष किया। और देख सकते हैं कि 1980 के दशक के पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। वहां जो है जब सिंहलियों को जो है अपने विद्यालयों में, है ना, सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलने लगी, तो वहां के जो तमिल जो लोग थे उन्होंने 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को लेकर राजनीतिक संगठन बने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड आप देख सकते हैं, हो गया। अब देखिए यहां से देखिए, अब एक बार पुनः आते हैं बेल्जियम की समझदारी पे। एक दोनों देश के बारे में हम लोगों को देख लिए, बेल्जियम शुरू में देखे, इसके बाद श्रीलंका देखे। अब देखिए बेल्जियम समझदारी, अब बेल्जियम ने किस तरह से समझदारी का अपना जो है नमूना को पेश किया, आप देख सकते हैं, आपके सामने है। 1970 से, है ना, 1993 के बीच में बेल्जियम में 4 बार
है ना। बेल्जियम ने संविधान में कितने बार संशोधन किया बाबू? 4 बार। कितने बार? 4 बार। 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम ने 4 बार संविधान में संशोधन किया। ठीक है, अब देखिए संशोधन किया तो उसमें जो है पहला केंद्रीय सरकार, है ना, फिर क्षेत्रीय सरकार, सामुदायिक सरकार और ब्रुसेल्स सरकार। इसमें देखिए केंद्रीय सरकार में आप देख सकते हैं कि केंद्रीय सरकार में डच, फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी गई। क्या की गई? जो केंद्रीय सरकार थी उसमें डच भाषा को भी और फ्रेंच भाषा को भी, दोनों की मंत्रियों को जो है समान संख्या में जो है रखा गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब दो लोग लड़ रहे हैं, है ना, डच और फ्रेंच लड़ रहे हैं और उसमें मंत्रियों की संख्या जो है संसद में समान रखी जाएगी, तो क्या लड़ाई होने की समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इन्होंने क्षेत्रीय सरकारों को भी जो है बांटा, है ना। 4 बार संविधान में संशोधन करते हुए केंद्र सरकार की अनेक शक्तियों देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को सुपुत्र कर दी गई, है ना। केंद्र सरकार ने जो है जो क्षेत्रीय इलाके थे उसमें भी काफी जो है समानता लाई। ठीक है, अब देखिए सामुदायिक सरकार। आप सामुदायिक सरकार में देख सकते हैं, सामुदायिक सरकार में जब देखिएगा तो डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों द्वारा चुनी गई सामुदायिक सरकार का प्रावधान, जिसे संस्कृति, है ना, शिक्षा, भाषा जैसे मसलों पर, है ना, जैसे क्या बाबू, जैसे यहाँ छूट गया है, जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार था, है ना। डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले जितने भी समुदाय थे उनको सामुदायिक सरकार का प्रावधान था कि संस्कृति में, शिक्षा में, है ना, और भाषा जैसे मसलों पर बोलने का अधिकार हो गया। ठीक है, 3 चीज हो गया। अब देखिए ब्रुसेल्स सरकार, क्या? ब्रुसेल्स, है ना, इसमें क्या किया गया? तो ब्रुसेल्स, है ना, ब्रुसेल्स में अलग सरकार और इसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व मिला। और वहां भी जब ब्रुसेल्स में भी है तो वहां भी क्या किया गया? दोनों को समान प्रतिनिधित्व मिला। तो आप समझ सकते हैं कि बेल्जियम की समझदारी से आप समझ सकते हैं कि इन्होंने सत्ता को क्या किया, 1, 2, 3 और 4 भागों में डिवाइड किया 1970 से 93 के बीच में। तो बेल्जियम ने अपना समझदारी को दिखाया, है ना। इसे मालूम चल रहा है सबको जब समान अधिकार मिल जाएगा तो कोई भी जो है आंदोलन या इसी तरह से लड़ाई खत्म हो जाती है। दोनों मिल गए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। देखिए सत्ता की साझेदारी, है ना, तो सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरत है इसके बारे में जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से देखिए पहला है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। और भैया आप देख सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लोग इसमें किसी तरह से आपस में दंगा फसाद जो भी है वो करेंगे नहीं और अंदेशा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरी चीज है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र की क्या है बाबू? आत्मा है। अब देखिएगा लोकतंत्र का मतलब होता है कि जो लोग शासन व्यवस्था के अंतर्गत अनेक बीच सत्ता को बांटा जाए और लोग इसी दर में रहे, है ना। लोकतंत्र का मतलब होता है कि सभी के बीच में जो है समान अधिकार दिया जाए, है ना। ठीक है, और इसीलिए जरूरी है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। दूसरी चीज है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की क्या है? आत्मा है। और लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों की शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता के बांटा जाए और लोगों के इसी दर में अनुपात में सभी को हिस्सेदारी मिले, चाहे किसी भी धर्म का हो, समान जो है रेशियो में, अनुपात में उनको अधिकार को दिया जाए। ठीक है,
अब देखिए सत्ता के साझेदारी के रूप, इसके रूप क्या होते हैं आप देख सकते हैं। क्षैतिज वितरण, आप देख सकते हैं क्षैतिज वितरण, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। देखिए विधायिका, तो विधायिका किसे कहते हैं बाबू? विधायिका जो है, यह जो है विधायिका, यह जो है कानून बनाने का, विधायिका जो है कानून बनाने का, कानून बनाने का काम करती है ना। जैसे देश के स्तर पे आप देखिएगा तो संसद क्या होता है बाबू? आप देश में, देश के स्तर पे देखिएगा तो संसद होता है, पार्लियामेंट, ठीक है। राज्य में देखिएगा है ना तो विधानसभा होता है, विधान सभा होता है, ठीक है। अब देखिए कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम क्या है? जो विधायिका कानून बनाती है, विधायिका है ना, विधायिका, विधायिका के द्वारा है ना बनाया गया, है ना बनाया गया, विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून को कानून के द्वारा शासन करती है, ठीक है। आप जो है नोट्स जब बनाइएगा तो उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको डेफिनेशन लिखवा दिया गया। विधायिका जो है कानून बनाने का काम करती है, यह जो है सांसद है, विधानसभा है, उसमें कानून बनता है। और कार्यपालिका जो है विधायिका जो कानून जो बनाती है उसके द्वारा शासन करती है, ठीक है। इसमें आप कार्यपालिका में देखिएगा तो देश स्तर पे जो होते हैं पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, है ना, और राज्य स्तर पर कौन होते हैं? सीएम होते हैं, है ना। अब न्यायपालिका, न्यायपालिका का काम क्या है बाबू? आप न्यायपालिका को देखिएगा तो जो विधायिका कानून बनाई है, क्या ये जो है कानून की जांच करती है ना, कानून की जांच करती है, कानून की जांच करती है। और विधायिका के कामों की, है ना, यहाँ से थोड़ा देखिएगा, कानून की जांच करती है, ठीक है। कानून की क्या करती है बाबू? जांच करती है। और कार्यपालिका के, है ना, कार्यपालिका के कामों को जांचती है, क्या करती है? कामों को भी जांचती है। और इसके बाद न्यायपालिका न्याय देती है, क्या करती है? न्याय, क्या करती है बाबू? न्याय देती है, ठीक है। तो न्याय कौन देती है? आप देखिएगा तो देश स्तर पे जो है, देश में सबसे सुप्रीम होता है सुप्रीम कोर्ट, क्या होता है? सुप्रीम, है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट, है ना। उसके राज्य में आ जाता है हाई कोर्ट, और जिला में होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो वैसे बच्चे जो 0 लेवल से जो 8 क्लास में नहीं पढ़े होंगे तो वो भी देख सकते हैं, आपको लिखवा दिया गया है, आप कॉपी में नोट्स कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें हो गई। तो सत्ता की साझेदारी के रूप में पढ़ रहे थे। तो एक क्षैतिज वितरण, एक होता है क्षैतिज वितरण, क्या होता है? क्षैतिज वितरण। तो ये तो हम लोग देख लिए क्षैतिज वितरण को, है ना। अब जो है हम लोग यहाँ से देखेंगे सेकेंड, है ना। इसमें 3 हम लोग क्षैतिज वितरण में देखे। पहला विधायिका देखे, है ना, इसके बाद कार्यपालिका को देखे, ठीक है, और इसके बाद न्यायपालिका, है ना। तो विधायिका क्या करती है बाबू? कानून बनाती है ना। कार्यपालिका उसके काम, उसके विधायिका द्वारा बनाए गए कानून से काम करती है। और न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है। अब देखिए संघ सरकार का ऊर्ध्वाधर वितरण, क्या? संघ सरकार का ऊर्ध्वाधर वितरण है दूसरा। अब देखिए तीसरा जो है विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन के द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने का तरीका का लक्ष्य कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ऊपर वाला देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, पहले इसको देखिए। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच हो सकता है। और बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का इस तरह का व्यवस्था एक अच्छा उदाहरण है। और बेल्जियम में जो है
जो है इसका उदाहरण है ये जो है। और ये जो क्षैतिज वितरण है ये भारत में, तो क्षैतिज वितरण पूछता है कि किस देश में, तो ये भारत में भी है ना। और संघ वाला भी, आप संघ में भी देखिएगा तो इसको जो है केंद्र के स्तर पर बांटा गया है, राज्य के स्तर पर बांटा गया है, और एक क्षेत्रीय, क्या होता है बाबू, क्षेत्रीय, है ना, क्षेत्रीय सरकार होती है। 3 स्तरों पर बांटा गया है बाबू, ठीक है, केंद्र, राज्य और क्षेत्रीय। क्षेत्रीय में आपका आ जाता है नगर पालिका, नगर निगम, है ना, मुखिया वगैरह का चुनाव इसमें आता है क्षेत्रीय में, है ना। तो ये 3 स्तरों पर किया गया है, और ये भी भारत, है ना, इसको भारत में लागू किया है। लेकिन सत्ता का बंटवारा विभिन्न समूह और मौसम भाषाई आधार समूहों के बीच हो सकता है। बेल्जियम सामुदायिक सरकार, तो बेल्जियम जो है, भारत में सामुदायिक सरकार नहीं है, बेल्जियम में क्या है, आप देख सकते हैं कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है। क्या है बेल्जियम में, है ना, बेल्जियम जो है सामुदायिक सरकार का अच्छा एक उदाहरण माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, और हो गया क्षैतिज संघ, है ना। और यहाँ देखिए ये चौथा नंबर देखिए, इसमें विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके भी लक्ष्य कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी जो है कृषि बिल आया था, है ना, तो उसमें ये क्या है, साझेदारी का रूप ये भी है एक, कि आप उस समय किसान आंदोलन हुआ था, तो किसान आंदोलन में क्या हुआ था बाबू, कि सरकार को जो है मानना पड़ा था, और किसान बिल जो लाया गया था उसको हटाया गया था। तो उसको किस तरह से हटाया गया, आंदोलन के द्वारा। किसानों ने क्या किया था, आंदोलन किया था, है ना। छात्र नेता है, तो छात्र नेता भी क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, है ना। किसी भी अभी रेलवे का प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं, तो वहां पे रेलवे का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उसमें भी लोग, छात्र ने क्या किया, है ना, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और उससे जो है सरकार मानती भी है ना। सरकार जो है उस कानून को उनको लगता है तो उसको वापस भी ले लेती है। तो यहाँ पे जो है आंदोलन के द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करके तरीके को भी लक्षित कर सकता है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, है ना। तो देखिए, आज हम लोग सत्ता की साझेदारी यहीं पे खत्म करते हैं, और इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चालू करेंगे। थैंक यू दोस्तों।